हमारे जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, मैं इससे पहले आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर जिसका नाम था विलेन को कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके लगभग 15-16 वीडियो आपके पास पहुँच चुके हैं। ठीक है, आज हम 12th की केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट जिसका नाम है विद्युत रसायन प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, 17 फरवरी से आप सभी के एग्जाम हैं। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे अंक हासिल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, जिसका नाम है पाठ का आपका विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पाठ का नाम है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है बच्चों विद्युत ऊर्जा और दूसरी होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले हम विद्युत रसायन, तो ये रसायन की एक शाखा है, यानी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसको हम विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं का, संवेगों का स्थानांतरण मस्तिष्क तक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा का भी स्थानांतरण आपका इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो बच्चों हम विद्युत रसायन क्या कहेंगे? अपन विद्युत रसायन किसे कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन करते हैं, इनके एक दूसरे के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों विद्युत धारा होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन के रूप में चलती है। क्या चलती है? आपकी इलेक्ट्रॉन के रूप में चलती है। क्योंकि देखो विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ रासायनिक ऊर्जा को क्या चेंज करेंगे? फिर विद्युत ऊर्जा के अंदर करेंगे, और विद्युत ऊर्जा को हम कहाँ पर कन्वर्ट करेंगे? आपका रासायनिक ऊर्जा में। चूंकि इन दोनों के अंतर परिवर्तन या एक दूसरे में परिवर्तनों का अपन अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? 2 शब्दों से मिलकर के बना देते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले विद्युत रसायन में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कौन कौन से पदार्थों में हो सकता है और कौन कौन से पदार्थों में नहीं हो सकता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर हम पदार्थों को 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं बच्चों? 3 वर्गों में। ठीक है, तो देखिए, यानी पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, यानी विद्युत धारा कौन कौन से पदार्थों में प्रवाहित हो सकती है, कौन कौन से पदार्थों में प्रवाहित नहीं हो सकती है, इस आधार पर हम पदार्थों को भी 3 वर्गों में बांटने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए पहले आपका जो पहला पदार्थ है आपका, इस तरीके से हम इनको बांटेंगे। देखो पहले जो पदार्थ आएंगे वो आपका होगा चालक या सुचालक। चालक या सुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर हम विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत के चालक या विद्युत के सुचालक पदार्थ कहते हैं। यानी इनमें से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के। ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, चालक या सुचालक कहलाएंगे। अब बच्चों इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो पदार्थ आएंगे आपके कुचालक। अब चालक और सुचालक के अंदर हम कौन कौन से पदार्थों को रख सकते हैं? देखिए चालक और सुचालक के हम एक तो धातुएं रख सकते हैं। अधिकांश जो धातुएं होती है जैसे लोहा, तावा, एल्यूमिनियम, है ना, ये सभी क्या है आपके चालक पदार्थ है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन जलीय विलयन में या गलित अवस्था में यानी गलाने पर विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। उनको कहते हैं जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, K2SO4, ZnCl। ठीक है, तो ये सभी आपके चालक पदार्थों की श्रेणी में आए। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम चालक पदार्थों को भी दो वर्गों में बांटेंगे। एक तो वे पदार्थ होंगे जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करेंगे, उनको हम कहेंगे धात्विक चालक। एक पदार्थ ऐसे होंगे जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करेंगे, वो कहलाएंगे आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ। उसमें अम्ल, क्षार और लवणों को सम्मिलित किया गया। ये सभी कैसे आपके NaCl एक लवण है, कॉपर सल्फेट आपका क्या है, एक लवण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले चालक पदार्थों को जिनमें से होकर के बच्चों आसानी से करंट को या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, चालक पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब आएंगे आपके कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ उनको कहते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे कौन कौन से होंगे भाई, कांच होगा आपका, रबड़ होगी आपकी, प्लास्टिक, ठीक है, सल्फर होगा आपका, फास्फोरस होगा आपका। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से होकर के करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। लकड़ी हो सकती है, कागज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुचालक। इसके बाद आगे बच्चों अर्धचालक। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उनमें चालक अर्धचालकों को उसमें सम्मिलित किया गया और पढ़ाया गया, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ। अर्धचालक यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको विद्युत धारा तो 100% दी जाती है, लेकिन वो अपने में से होकर के कुछ अंश ही विद्युत धारा का प्रवाहित होने देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम कोई तार ले लेते हैं, इसको 100% विद्युत धारा दी जा रही है, लेकिन ये अपने अंदर 95% इसको रोक देता है, केवल 5% को अपने अंदर जाने देता है। तो यानी इनको दी तो संपूर्ण गई, लेकिन इन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोरेज कर लिया या उसको रोक लिया। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर के कुल विद्युत धारा का कुछ अंश ही जाने देते हैं। क्या कह कुछ अंश ही जाने देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। जैसा कि उनका नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्ध माने आधी विद्युत धारा का चालन करने वाले, लेकिन ये तो आधी विद्युत धारा से भी कम विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। उदाहरण के लिए बच्चों सिलिकॉन इसके अंदर आएगा,
जर्मेनियम आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गया, आपके अर्धचालक। ठीक है, तो चालक। अब हम चालक पदार्थों को भी कितने वर्गों में बांटेंगे बच्चों, 2 वर्गों में। देखिए यहाँ हम चालक पदार्थों को भी 2 वर्गों में बांटते हैं। 2 वर्गों में कौन कौन से होते हैं बच्चों चालक पदार्थ भी। देखिए अब यहाँ हम चालक पदार्थों को दोबारा से कितने वर्गों में बांटेंगे बच्चों, 2 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटेंगे, 2 वर्गों में। देखिए बच्चों धात्विक चालक, इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। दूसरा आपका विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघट्य, यह क्या कह सकते हैं अपन, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है बच्चों, धात्विक चालक का जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे सभी धातुएं, देखिए वे सभी धातुएं जिनमें से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है, वो सभी धातुएं क्या कहलाएंगी, आपकी धात्विक चालक कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगे, आपकी धात्विक चालक कहलाएंगे। देखिए धात्विक चालक में क्या होता है बच्चों, यानी लाइन के अंदर आपके तार डले हुए रहते हैं और इनमें जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में चलना प्रारंभ करती है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि धात्विक चालकों में करंट तो चलता है, लेकिन कहाँ चलता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में चलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में चलता है वो भी आपका कैसे चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हमारे लिए लाइट कहाँ से आती है बच्चों, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से लाइट कहाँ आती है, बिजली घर से आती है। ठीक है, तो जहां पर लाइट का उत्पादन हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉनों का विभव कैसा होगा, उच्च होगा, और जहां के लिए विद्युत धारा जा रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन का विभव क्या होगा, निम्न होगा। तो बच्चों यहाँ धातुओं में विद्युत धारा उच्च विभव से कहां पर जाती है बच्चों, निम्न विभव की ओर। सॉरी, इधर लिखना, उच्च को ऊपर लिखो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। बात है समझ बच्चों, जैसे पानी आपका कहां से ऊपर से कहां बढ़ता है, नीचे की ओर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या होते हैं, उच्च विभव से। यहाँ ऊंचे नीचे की बात नहीं, यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कैसा हो, ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कैसी होगी आपकी, ज्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं। मैं कहने का मतलब जो करंट होते हैं, जो विद्युत धारा चलती है धातुओं में, वो उच्च विभव से कहाँ चलती है, निम्न विभव की ओर चलती है। तो पहला पॉइंट आपका ये हुआ कि इसमें विद्युत धारा क्या चलेगी, इलेक्ट्रॉन के रूप में। इनकी विशेषताओं को आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा, ये कहाँ चलते हैं, आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये था कि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन, ये तीसरी विशेषता है, क्योंकि हम इनमें जाकर के आगे अंतर पढ़ेंगे तो वो अंतर आपको यहां से समझ में आ जाएगा। यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट आपका क्या है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से पदार्थ का स्थानांतरण भी नहीं होता। देखो लाइट के खंभे अपनी जगह रहते हैं, लाइन का तार भी अपनी जगह से रहता है, यानी यहाँ पर कोई भी पदार्थ आपको दिखता आता जाता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ चौथा पॉइंट आएगा बच्चों, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और उदाहरण हम लिख ही देंगे आपके। जो धातुएं सम्मिलित होती हैं, लोहा Fe होता है, ठीक है, तांबा बच्चों Cu होता है, आपका एल्यूमिनियम Al होता है, तो ये बच्चों आपकी कौन से हो गए, आपके धात्विक चालक। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे, विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं। तो देखो विद्युत अपघटनीय चालकों को मैं आपको अलग से यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो विद्युत अपघटनीय चालक जो होते हैं आपके, देखिए विद्युत अपघटनीय चालक,
देखिए बच्चों, विद्युत अपघटनीय चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विलयन यानी पानी में घुलने पर विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन आयनों के रूप में करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएंगे। ऐसी चालकता को हम विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। देखो बच्चों, NaCl है आपका। NaCl के अंदर अगर हम NaCl को पानी के अंदर डाल दें तो पानी के अंदर वो Na+ और Cl आयनों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगते हैं। यानी इसके आयन पानी के अंदर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और इसमें विद्युत धारा आयनों के रूप में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है यानी, तो विद्युत अपघटनीय चालक की परिभाषा आपको बच्चों समझना होगी। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी पानी में घुलने पर या गलित अवस्था में गलाने पर विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, वो भी काय के रूप में, आयनों के। ध्यान देना बच्चों, धातुओं में विद्युत धारा आपकी इलेक्ट्रॉन के रूप में चलती है और इनमें आपकी विद्युत धारा आयनों के रूप में चलती है। काय के रूप में चलती है बच्चों, आयनों के रूप में। ठीक है बच्चों, यानी विद्युत धारा काय के रूप में चलती है, आपकी आयनों के रूप में चलती है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएंगे और ऐसी चालकता को अपन विद्युत अपघटनीय चालकता कहेंगे। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ के पॉइंट अगर विशेषता हम देखें तो अपन क्या कहेंगे, इसके अंदर यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है, होगा कि नहीं बच्चों। जब नमक को पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो जल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा, अपने धन और ऋणायनों में टूट जाएगा, तब उसके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ करेंगे। दूसरी, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण भी होता है बच्चों। पदार्थ का क्या होता है, स्थानांतरण भी होता है। स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, तीसरा, इसमें विद्युत धारा काय के रूप में चलती है बच्चों, आयनों में चलती है, आयनों के रूप में। इसमें विद्युत धारा आयनों के रूप में चलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। इसके बाद हम विद्युत अपघट्य पदार्थों को भी बच्चों दो वर्गों में बांटेंगे। देखिए आप, विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अम्ल, क्षार, क्या कह सकते हैं अपन, लवण। ये आपके क्या हो गया, विद्युत अपघट्य चालक। ठीक है, अब कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे, वो क्या होंगे आपके, कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में या किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, विद्युत अनअपघट्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनअपघट्य। ठीक है बच्चों, जो पदार्थ ना ही जलीय विलयन में और ना ही गलित अवस्था में किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका क्या होगा, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल अल्कोहल, तो बच्चों ये आपके कैसे अनअपघट्य पदार्थ, यानी विद्युत अपघट्य कौन कौन से होंगे, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल और क्षार लवण होंगे। अब अम्ल और क्षार लवणों को भी हम विद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार के होंगे, आपके दो प्रकार के। ये आपका तीसरा प्रकार का पदार्थ है बच्चों। विद्युत अपघट्य पदार्थों को मैं क्या बता रहा था, आपका तीन प्रकार के। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य कितने होंगे आपके, एक तो होंगे प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे क्या होंगे आपके, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है बच्चों, विद्युत अपघट्य जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जो पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे वो क्या कहलाए, आपके प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। जब वो पूर्ण रूप से घुलेंगे तो उनमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी,
जब आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनकी विद्युत धारा का मान भी कैसा होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसा होगा आपका, ज़्यादा होगा। और यदि हम इसके अंदर विलयनों के अंदर पानी मिलाएं तो इनकी चालकता पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार मिलाने पर ही पूर्ण रूप से विलयन के अंदर घुल जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें जब अंतर पड़ेंगे तो ये आई बात कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं तनता बढ़ाने पर अर्थात पानी मिलाने पर इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं, जो जलीय विलयन में बहुत कम घुलते हैं, उनकी तनता बढ़ाने पर अर्थात उनमें पानी मिलाने पर उनकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। हो सकता है वो धीरे धीरे करके घुलने की मात्रा उनकी कैसी हो जाए, आपकी बढ़ जाए। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट में बच्चों एग्जाम्पल आप क्या रखोगे, NaCl, ठीक है, KCl, ZnCl2, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, NH4Cl, ठीक है बच्चों। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आपके क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, बोरिक अम्ल, NH4OH, ये बच्चों होंगे आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट और ये होंगे आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छा आया।